वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं? मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं आपका ड्यूअल एजुकेशन पर। दोस्तों, संविधान की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आया हूं आज। इससे पहले 6 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद ये वीडियो आया है आपके लिए। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत। इससे पहले जो 6 वीडियो हमने कंप्लीट किए थे, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रारूप समिति के विषय पर। ठीक है, वहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको उस वीडियो में कवर कराए थे। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबी छुट्टियाँ हो गई हैं, तो छुट्टियों के अंतराल पर एक नया वीडियो आपके लिए अब कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान के स्रोत, यानी संविधान जब बनाया था संविधान निर्माताओं ने, तो संविधान बनाने के लिए उन्होंने कुछ देशों के संविधानों को स्टडी किया था। यानी जो संविधान हमारे देश के संविधान से पहले बन गए थे उनको स्टडी किया, उनका अध्ययन किया। जो चीज़ें अच्छी लगी वहाँ से अपने संविधान में उन चीज़ों को, तत्वों को उन्होंने लागू कर दिया। और लागू करने का मतलब ये नहीं था कि हूबहू जो का त्यों उठाकर उन्होंने हमारे संविधान में कॉपी पेस्ट कर दिया। नहीं, जो व्यवस्था किसी देश के नागरिकों के लिए अच्छी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वही व्यवस्था भारत के नागरिकों के लिए भी अच्छी हो। तो इसलिए उन्होंने जो चीज़ें अच्छी लगी उनको, वो चीज़ें अपने संविधान में ले, लेकिन हूबहू नहीं, थोड़ा सा उनमें संशोधन करके, उनको मॉडिफाई करके। अब ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें अन्य कंट्री के लिए, मान लो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए वहाँ के नागरिकों के लिए वो अच्छे थे। अब जरूर नहीं थी कि भारत के नागरिकों के लिए भी वही अच्छे हों, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी थे। तो उसी चीज़ को संशोधित करके, दूर करके, तब उन्होंने अपने संविधान में उसको कॉपी किया था, हूबहू डायरेक्ट नहीं लिया था। तो आइए इन्हीं पर हम चर्चा करते हैं आज, संविधान के स्रोत। नेक्स्ट वीडियो 7। इससे पहले मैथ में हमने कुछ वीडियो कंप्लीट किए थे, जैसे कि हमने परसेंटेज पढ़ लिया था, उसके बाद नंबर सिस्टम आपका चल ही रहा था, वो भी बीच में अधूरा रह गया था। हम उसको धीरे धीरे आगे पूरा करेंगे। आपने नोट्स बनाया होगा मैथ का भी और पॉलिटी का भी, तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं वहाँ से। आपने जहाँ तक जो भी नोट्स बनाए हैं वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक का नाम है संविधान के स्रोत। यहाँ मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से पूछे जा रहे हैं, सिलेक्टेड टॉपिक, सिलेक्टेड पॉइंट ही मैंने यहाँ पे आपको कराए हैं। आपको वही चीज़ें नोट करनी है जो मैं आपको बोलूँ, और जहाँ पे लिखा हुआ है वो थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। तो आप ध्यान रखेंगे मेरी वॉइस पर कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह से आपको इस चीज़ को नोट करते जाना है। संविधान के स्रोत से क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो कभी भी गलत नहीं होगा। बस इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 कि भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान में आई, उसी तरह से ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें आई, फ्रांस से क्या आया, ऑस्ट्रेलिया से क्या आया। ये चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में उठ चुके हैं। तो पहला हेडिंग डालना है आपको, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। देखते हैं। पहला, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है? संघीय तंत्र, संघीय तंत्र। उसके बाद दूसरा, राज्यपाल का कार्यालय। मैं साथ के साथ डिस्क्राइब भी करता जाऊंगा, आप नोट कर लीजिए, और मैं इसकी व्याख्या भी आपको साथ के साथ बताऊंगा। तो दूसरा क्या था? राज्यपाल का कार्यालय, यानी राज्यपाल का कार्यालय किस तरह से उसको काम करना है, इस बात की जो भी व्यवस्था हुई थी वो कहाँ से की गई थी? 1935 के अधिनियम से। और जो राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में बात की गई है वो आर्टिकल नंबर 155। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा राज्यपाल के विषय में जान लेते हैं। जो भी गवर्नर होता है, प्रत्येक राज्य का एक अलग अपना गवर्नर होगा। ये जो होता है केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है, केंद्र सरकार का उत्तराधिकारी। तो ये केंद्र के हिसाब से, केंद्र के दिशा निर्देशों के हिसाब से कार्य करता है। तो हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और इसकी नियुक्ति होती है बाय प्रेसिडेंट।
राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं रिकमेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार के अनुशंसा पर जो राष्ट्रपति है इसकी नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 155 में। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण, यानी 1935 के अधिनियम से एक चीज़ और आई है, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण। लोक सेवा आयोग के बारे में हमने पढ़ा था, जब हम एक्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ मैंने पढ़ा था यूपीएससी बताया था। 1919 के अधिनियम में सिफारिश आई और 1926 में भारत के लिए यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग गठित किया गया, लेकिन वो व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी तो उसको उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। उसमें क्या था 1919 के अधिनियम में, उसमें पूरे भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, यानी राज्यों के लिए भी वही और केंद्र के लिए भी वही। तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि आगे जो इंडिया है उसका पॉपुलेशन और बढ़ेगा और ब्रॉड होगा कंट्री, तो ये अकेला बॉडी जो है पूरे भारत के लिए परीक्षाएं या जो भी व्यवस्था है उसको नहीं संभाल पाएगा, तो उसको कैंसिल कर दिया उन्होंने। और 1935 का अधिनियम जो स्टडी किया तो उसमें एक नई व्यवस्था निकल के आई, उसमें राज्यों के लिए अलग से राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, 1926 के अधिनियम में केवल केंद्र के लिए यूपीएससी आया था, लेकिन राज्यों के लिए कब आया, राज्य लोक सेवा आयोग 1935 के अधिनियम से। नोट में लिख लीजिए 1919 के अधिनियम के तहत पूरे भारत के लिए केवल एक ही लोक सेवा आयोग की बात की गई थी, पूरे भारत के लिए केवल एक ही लोक सेवा आयोग की बात की गई थी। नेक्स्ट लिखेंगे हम 1935 के अधिनियम के तहत राज्यों के लिए पृथक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, 1935 के अधिनियम के तहत राज्यों के लिए पृथक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ये चीज़ें यहाँ से 1935 के अधिनियम से हमारे संविधान में आई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान में आई। नंबर 1, संघीय व्यवस्था सशक्त केंद्र के साथ, संघीय व्यवस्था सशक्त केंद्र के साथ। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था जो आई वो कनाडा से आई और सशक्त केंद्र के साथ, यानी इसका मतलब केंद्र के सशक्त केंद्र के साथ, मतलब इसमें क्या था, सशक्त केंद्र के साथ का मतलब 3 सूचियां इसमें डिवाइड कर दी, 3 सूचियों में इसको बांट दिया। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। तो 3 सूचियां यहाँ व्यवस्थित हुई, संघ, राज्य और समवर्ती। इनमें अंतर क्या है, संघ सूची जो है वो उस पर ऐसे विषय होते हैं, यानी ऐसे विषय इसमें शामिल किए गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसका होता है, केंद्र सरकार का। जैसे बाहरी देश से हथियार आयात करना, बाहरी देशों से कर्जा लेना, ठीक है, युद्ध वगैरह, संधि, सारी चीज़ें कौन करेगा, केंद्र सरकार इन पर फैसला लेगा। ठीक है, और राज्य सूची के संबंध में ऐसे विषय आते हैं जिन पर फैसला लेने का अधिकार केवल राज्य सरकार का होता है, जैसे कृषि हो गया, ठीक है, हमारा बिजली हो गया, परिवार नियोजन के कार्यक्रम हो गए, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें। और हमारा क्या हो गया, नंबर 3 पे क्या आता है हमारा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के लिए है, ऐसे विषय उसमें शामिल किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। इसमें बात की गई कि राज्यपाल जो भी नियुक्त होगा वो केंद्र सरकार यानी संसद के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र सरकार में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र सरकार में निहित होना, हमने बात की थी यहाँ पे 3 सूचियाँ। तो अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो क्या है, यानी ऐसे विषय जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया, ना तो वो संघ सूची में आते हैं, ना राज्य सूची में और ना ही समवर्ती सूची में, तो उन विषयों को कहा गया अवशिष्ट विषय। तो वो जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसका होता है, केंद्र सरकार का। जैसे कि आतंकवाद, ठीक है, जैसे क्या आतंकवाद, ये अवशिष्ट विषय है, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, आतंकवाद को रोकने का केंद्र सरकार का। तो अवशिष्ट विषय समझ में आया, किसको बोलेंगे, यानी जिनका जिक्र तीनों सूचियों में नहीं किया गया वो सारे अवशिष्ट विषय ही होते हैं। किसमें नहीं था उसकी शक्तियाँ, केंद्र सरकार में। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट का परामर्शीय होना। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शीय होना यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, विशेष कार्यों में जो केंद्र सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकती है। विशेष कार्यों में चाहे तो वो सलाह ले सकती है सुप्रीम कोर्ट की। विशेष कार्य कैसे, मान लीजिए हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो 1950 से पूर्णतः संविधान लागू हुआ,
उससे पहले कुछ नियम और कानून बनाए गए थे, बंटवारे हुए, संधियाँ हुई। यदि उनके विषय में संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून बने, जो भी बंटवारे हुए, अगर उनके विषय में, उनसे संबंधित विषय पर कोई कानून बनाना है सरकार को, तो ऐसे विषयों पर जो केंद्र सरकार है सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श ले सकती है। ठीक है, वो उस कंडीशन में परामर्श दात्री कहलाता है। तो ये परामर्श देगा सुप्रीम कोर्ट, ये आता है आर्टिकल 143। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री होना। अनुच्छेद 143 में बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को गाइड कर सकता है विशेष मामलों में। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना। ये व्यवस्था भी यहाँ से ली गई, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना। यानी राज्यपाल को ये पावर है कि वो अगर चाहे तो कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उनको रिजर्व कर सकता है, उनको आरक्षित रख सकता है। यानी ऐसा कोई मुद्दा, मान लीजिए अब क्या है, कोई भी राज्य का विधानमंडल है वो कोई कानून पारित करता है, तो अंतिम अनुमोदन के लिए वो राज्यपाल के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए। अगर राज्यपाल को लगता है कि इस पर एक बार राष्ट्रपति की सलाह लेना आवश्यक है, तो वो उस पर साइन नहीं करेगा, उसको रिजर्व कर देगा, आरक्षित रख लेगा राष्ट्रपति का विचार लेने के लिए। ठीक है, तो ये पावर राज्यपाल को दी गई है अंडर आर्टिकल 200, अंडर आर्टिकल 200। तो 200 में ये पावर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आर्टिकल 200, तो वो राष्ट्रपति के लिए रख लेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको हेडिंग डालना है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या व्यवस्था की गई। नंबर 1, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आए? आयरलैंड के संविधान से। इनको डिस्कस करेंगे आगे, पूरा टॉपिक है DPSP का। तो यहाँ इस टॉपिक के लिए जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो बस उतना ही लिखेंगे, आगे पूरा टॉपिक आएगा वहाँ आर्टिकल हम पूरे डिस्कस करेंगे कौन से आर्टिकल में क्या है। तो DPSP कहाँ से आए? आयरलैंड के संविधान से। दूसरा, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हो, उसका जो निर्वाचन मंडल है वो किस तरह से होगा, किस तरह से, किस पद्धति से राष्ट्रपति की वोटिंग होती है, तो ये सारी व्यवस्था कहाँ से ली गई? हमारे आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कैसे होता है? तो नामांकन के लिए मैंने चार्ट से इसको डिस्क्राइब किया है। तो राज्यसभा में जो सदस्य होंगे वो 245 होते हैं, 245। तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नोट कर लेंगे ऐसे। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप थोड़ा सुन के उस चीज़ को जैसे मैं बोलूँ उस तरह से आपको बनाना है। तो 245 सदस्य, इनको दो जगह डिवाइड कर दिया, एक जगह 233 और एक जगह 12। तो जो 233 है वो तो होते निर्वाचित, चुनकर आते हैं वोटिंग के द्वारा। जो 12 है वो होते मनोनीत, आगे मैंने लिख दिया राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति कहाँ कहाँ से उनको नॉमिनेट करता है, तो किन क्षेत्रों से 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। तो ये है 4 क्षेत्र, पहले लिख लेंगे कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। मैंने लिख भी दिया है विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। तो 4 क्षेत्रों से आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से वह क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? ठीक है, जहाँ से राज्यसभा में सदस्य नहीं चुने जाते। तो 3 इनमें से दे देगा, एक अलग दे देगा, ध्यान रखना। तो केवल 4 है, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे हमारा है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या व्यवस्था हमारे संविधान में हुई। पहला, समवर्ती सूची। मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था 3 सूचियाँ। तो 3 सूचियों में जो एक सूची थी समवर्ती सूची, वो कहाँ से ली गई? हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नंबर 1, मैंने बता दिया कि समवर्ती सूची क्या होती है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को हो। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सेशन की जो व्यवस्था है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आई। संयुक्त अधिवेशन यानी संयुक्त बैठक, और ये होता है अंडर आर्टिकल 108, अंडर आर्टिकल 108।
संयुक्त बैठक आखिर होती क्या है? संयुक्त बैठक का मतलब ये है जब दो पक्षों में, आपने देखा होगा अपने आसपास अपने समाज में, जब दो पक्षों में विवाद हो जाता है तो बैठकर पंचायत की जाती है, उस विवाद का निपटारा किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त बैठक, यानी ज्वाइंट सेशन हुआ है। बिल्कुल ठीक यही हमारा संसद में होता है। संसद के भी दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। जब दोनों सदनों में किसी बात को लेकर मनमुटाव यानी विवाद हो जाए किसी विधेयक या किसी बिल पर, तो तब राष्ट्रपति क्या होते हैं? संयुक्त बैठक बुलाते हैं दोनों सदनों की, वहाँ बैठकर विचार विमर्श होता है, उसका निपटारा किया जाता है। तो संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में आती है? अंडर आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो कौन करता है? ऑप्शन मिलेगा तुम्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो ध्यान रखेंगे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो करेंगे वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो लगता है हमें कि राष्ट्रपति बुलाते हैं तो राष्ट्रपति अध्यक्षता करते होंगे और राष्ट्रपति हम लगा के आ जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, कहीं नोट में लिख लेंगे कि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होगी वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं हम व्यापार वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता। ये बात कहाँ से आई? व्यापार वाणिज्य व समागम की हमें स्वतंत्रता है, ये भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की व्यवस्था कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आगे, नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से क्या क्या चीजें आई? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता जो शब्द हैं वो कहाँ से लिए गए? फ्रांस के संविधान से। ठीक, आगे आप लिखेंगे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बंधुता शब्द। ठीक है, इसका मतलब क्या? स्वतंत्रता का मतलब आपको पता है फ्रीडम, यानी हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये शब्द कहाँ से आया? फ्रांस से। समता, समानता, यानी सरकार सभी को समान नज़रों से, सब एक समान है, चाहे कोई किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी उपवर्ग का है, तो सरकार सभी को समान नज़रिए से एक समान देखेगी। और बंधुता, बंधुता का मतलब भाईचारा, भाईचारा यानी हमें जितने भी नागरिक हैं प्रत्येक नागरिक में भाईचारे की भावना हो, बंधुता। तो ये तीन शब्द कहाँ से लिए गए हमारी प्रस्तावना में? फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, रिपब्लिकन। ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी हम गणतंत्र हैं, यहाँ का जो शासन है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे संविधान में नियम और व्यवस्था उसी तरह से शासन चलेगा। गणतंत्र राजशाही शासन नहीं है। ठीक है, जैसे राजा का शासन होता है, यहाँ राजा का शासन नहीं है, संविधान के अनुसार सभी को काम करना होगा, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता अभिनेता कोई भी हो, सब इक्वल हैं, सबको संविधान के अकॉर्डिंग ही कार्य करना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से एक ही व्यवस्था हमारे संविधान में आई, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन या स्थगन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन या निलंबन। इसका मतलब है कि यदि इमरजेंसी हमारी लगती है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन, तो उस समय मौलिक जो अधिकार हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, वो समाप्त हमारे या निलंबित किए जा सकते हैं उस पीरियड के लिए जिस पीरियड में इमरजेंसी चली है। ठीक है, तो ये व्यवस्था कहाँ से आई है? जर्मनी के संविधान से। ठीक है, मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे 6 हैं, मूल संविधान में 7 थे। तो हम डिस्कस करेंगे आगे जब इसका टॉपिक आएगा, तो फिलहाल इसके लिए इतना ही जरूरी है केवल। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या व्यवस्था हुई? पहला, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, साउथ अफ्रीका के संविधान से। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, किस रीति से होता है, कौन कौन वोटिंग करता है? ठीक है,
तो ये निर्वाचन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो ये हम राज्यसभा में डिस्कस करेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आखिर होता कैसे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना है रूस का संविधान। रूस का संविधान। रशिया, पहली चीज क्या है यहाँ से? मूल कर्तव्य। रशिया के संविधान से मूल कर्तव्य आए, जो आज की डेट में हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। हम बोलते हैं इनको फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी प्रत्येक नागरिक का क्या मूल कर्तव्य है। तो प्रत्येक नागरिक को 11 मूल कर्तव्य हमारे दिए गए हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श। ठीक है, प्रस्तावना में जो बात कही गई है कि सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा और राजनीतिक न्याय सभी को बराबर दिया जाएगा, सभी को समान दृष्टि से सरकार जो है वो देखेगी। ठीक है, सामाजिक का मतलब सामाजिक कुरीतियाँ, जो अपराध है हमारे समाज की, जो बुराइयाँ हैं। मान लीजिए सामाजिक अपराध कैसे होगा? सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? जैसे अब आप रोड पे जा रहे हैं, आपने देखा एक व्यक्ति एक महिला को पीट रहा है, बुरी तरह से उसको मार रहा है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा एक सामाजिक अपराध। तो इस तरह के सामाजिक न्याय, ठीक है, सभी को सामाजिक न्याय मिलेगा, ये सबका हक है। दूसरा हमारा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? राजनीति में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर होनी चाहिए। जितने पुरुष राजनीति में उतनी ही महिला, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, महिला जो है वो कम ही है पुरुषों की अपेक्षा। उसके बाद आर्थिक न्याय, सभी को अर्थ संबंधी यानी आर्थिक न्याय दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे अमेरिका का संविधान। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं? अगर क्लियर ना हो तो वीडियो को एक बार आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक एक पॉइंट डिस्क्राइब हो जाएगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करोगे, बशर्ते आपको इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा। आप इनको याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपका स्रोत से नहीं छूटेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम अमेरिका के संविधान। सबसे पहली बात यहाँ से आई मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हमारे मूल अधिकार क्या, कितने मूल अधिकार हैं? मैंने बताया था अभी, वर्तमान में 6, जबकि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कितने थे? 7 थे। मूल संविधान में 7 थे, अब हमारे 6 हैं। दूसरा संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च होगा, संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था। हमारे संविधान में जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद का प्रावधान है, वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट, महाभियोग प्रक्रिया। ये आता है अंडर आर्टिकल 61, अंडर आर्टिकल 61, महाभियोग प्रक्रिया अंडर आर्टिकल 61। महाभियोग एक ऐसी प्रोसीजर है जिसके तहत हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं। क्यों जरूरत पड़ती है महाभियोग लगाने की? अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है, तो राष्ट्रपति को छोटा मोटा पद है नहीं, देश का सर्वोच्च पद है। अगर उस व्यक्ति को उसके पद से हटाना है तो एक पूरा प्रोसीजर चलता है, उसको बोलते हैं हम इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। ये क्यों लगता है, कब लगता है? ये उन कंडीशन में लगता है जब राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन करे या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। लगाता कौन है? संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दोनों में से किसी भी एक सदन के द्वारा ये लगाया जा सकता है। राज्यसभा लगाएगा तो लोकसभा उसकी जांच करेगी, लोकसभा लगाएगी तो राज्यसभा उसकी जांच करेगी। ठीक है, तो संसद के किसी भी सदन से वो लगाया जा सकता है। सदन बाउंडेड नहीं है, राज्यसभा या लोकसभा कोई भी लगा सकता है। लेकिन महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी पड़ेगी, और जो भी सदन इसको लाएगा 1/4 के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए। राज्यसभा लाता है तो राज्यसभा में जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 1/4 के उस पर हस्ताक्षर हो, और उसी सदन में 2/3 बहुमत से उसको पारित भी कराना होगा। 1/4 तो ये चाहे कि हाँ महाभियोग लगे, और 2/3 सहमति हो, वोटिंग होती है उसके बाद 2/3 की सहमति हो, तो फिर नेक्स्ट प्रक्रिया नेक्स्ट सदन में जाती है। यही चीज़ें तो बाद में बात करेंगे महाभियोग के बारे में, तो फिलहाल इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति। न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति का मतलब है
कि सर्वोच्च न्यायालय को एक ऐसी खास पावर है जो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। वो अपने दिए गए किसी भी निर्णय को दोबारा से पुनर्विचार करके बदल सकता है, सजा को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, माफ़ कर सकता है। ये पावर किसके पास है? हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम पावर है न्यायिक पुनर्वलोकन, यानी दिए गए निर्णयों को बदलना। क्लियर है? तो अमेरिका के संविधान से हमारे ये चीज़ें संविधान में कॉपी हुई। नेक्स्ट बात करेंगे हम जापान का संविधान। जापान का संविधान, जापान के संविधान से हमारे संविधान में एक चीज़ आई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही कार्य करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिटेन का संविधान। अंतिम आया हमारा ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या व्यवस्था हमारे संविधान में हुई, यहाँ से मैं बात करूँ तो पहला है हमारा एकल नागरिकता, यानी इकहरी नागरिकता का प्रावधान। कहाँ से आया? ब्रिटेन के संविधान से। इकहरी नागरिकता है हमें प्रांतों की नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, वहाँ दोहरी नागरिकता है। तो एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? हमारा ब्रिटेन से। दूसरा, संसदीय शासन व्यवस्था, यानी यहाँ का जो शासन है वो संसद के अकॉर्डिंग संसद चलाएगी, संसदीय शासन व्यवस्था। अगर इसको देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं संसदीय शासन व्यवस्था को। नंबर 1 वास्तविक और नंबर 2 औपचारिक। वास्तविक और औपचारिक में मतलब क्या है? वास्तविक सत्ताधारक उसको बोलेंगे जिसके हाथ में मेन पावर होती है। तो वास्तविक सत्ताधारक हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, कैबिनेट हो गया। ठीक है, सॉरी मंत्रिपरिषद नहीं, कैबिनेट, प्रधानमंत्री और कैबिनेट वास्तविक सत्ताधारक, क्योंकि वास्तविक जो पावर है वो किसके हाथों में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथों में। और औपचारिक सत्ताधारक यानी नाम मात्र का सत्ताधारक कौन है? वो होता है हमारा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, नाम मात्र का। तो दो वर्गों में इसको बांट दिया है संसदीय शासन व्यवस्था। क्लियर है? वास्तविक और औपचारिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली यानी हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति को कार्य संभालने के लिए उसके लिए एक मंत्रिमंडल हो, एक लोगों का समूह हो। ठीक है, उसके कार्यों को देखरेख करने के लिए कार्य जो वितरण किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा उसके लिए व्यक्ति हों, तो उसको नाम दिया गया मंत्रिमंडल। इतना बड़ा कंट्री है, इतनी पॉपुलेशन है, भविष्य में तो आगे और पॉपुलेशन होगी, तो एक अकेला व्यक्ति उस चीज़ को नहीं संभाल सकता है। तो सबके लिए अलग अलग मिनिस्ट्री बनाई गई, सबके मंत्रालय बनाए गए, एक प्रॉपर एक व्यक्ति को वो सौंप दिए गए, तो मिलजुल कर काम हो। तो मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1861 से। 1861 से हमारे देश में मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत हुई। और किसके शासनकाल में शुरुआत हुई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके शासनकाल में शुरुआत हुई? 1861 यानी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत हुई। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, वहाँ से मंत्रिमंडल प्रणाली शुरू हुई। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से अपनाया गया? ब्रिटेन के संविधान से, संसदीय विशेषाधिकार। नेक्स्ट हम बात करें तो विधि का शासन यानी मैंने यहाँ लिख दिया कानून के दायरे में रहकर, यानी विधि का शासन। कोई भी व्यक्ति हो उसको विधि के द्वारा ही कार्य करना होगा, यानी कानून के दायरे में रहकर। कोई भी व्यक्ति हो सभी को कानून के दायरे में रहकर कार्य करना होगा, इसका मतलब विधि का शासन। तो ये व्यवस्था कहाँ से अपनाई गई? ब्रिटेन के संविधान से। क्लियर है फ्रेंड्स? हमने आज की वीडियो में देखा है कि सारे हमने संविधान के स्रोत कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सेलेक्टेड चीज़ें ही मैंने आपको यहाँ पे लिखाई हैं। आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से नोट्स में नोट कर लेंगे और सुंदर सा एक नोट्स बनाएंगे। 2-3 तरह के पेन का इस्तेमाल कर लीजिए, अच्छा लगेगा जब आप पढ़ोगे। कोई और भी खोल के देखेगा तो उसको भी अच्छा लगे, पढ़ने का मन करे। इस तरह से नोट्स को आप बनाइए, आपका ही पढ़ने का बार बार मन करे। अब ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या लिख दिया और खुद ही को समझ नहीं आ रहा, खोल के देखा क्या लिखा हुआ। तो अच्छे से आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, तभी आपका पढ़ने का मन करेगा। ये चीज़ें आप एक नोट्स में नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे अनुसूचियाँ। हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट इनमें अभी भी रह जाता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, आपका जो भी डाउट है। ठीक है, एक बात और कहना चाहूँगा साथियों,
आप और हम सभी जानते हैं कि जो कंट्री है किस संकट से इस समय गुजर रहा है। कोरोना महामारी ने पूरी तरह से जकड़ लिया है संसार को। तो इस चीज़ को हराना है तो हरा हम तभी पाएंगे जब हम अपने घरों में सेफ रहेंगे। स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहें, सेफ रहें। बाहर तभी निकलें जब ज़्यादा ही आवश्यक कार्य आपका हो, ठीक है। तो सावधानी बरतनी होगी हमें स्वयं में, तभी इस पे जीत हम हासिल कर पाएंगे, ठीक है साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। पढ़ते रहिए जज्बे के साथ। एक दिन वो आएगा जिस दिन का आपको इंतज़ार है, जिस दिन के लिए आपने पढ़ाई की है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक एम अपना बना लीजिए। जब तक आपका उद्देश्य नज़र नहीं आएगा तब तक आप भटकते रहेंगे। तो मैं वादा करता हूँ एक दिन आपकी बारी आएगी। निरंतर प्रयास करिए, एक दिन आपकी बारी आएगी जिस दिन आपका सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। प्रयास निरंतर कंटिन्यू होना चाहिए आपका प्रयास, ठीक है। आपकी बारी निश्चित रूप से आएगी, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। बस आप निरंतर अभ्यास करना मत छोड़िए, अपने आप से मत हारिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।